बीमारी के सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं, उसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दो मुख्य कारण आते हैं। तो जैसे जैसे आजकल सोसाइटी में ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है, उस तरह से ही उसी की वजह से किडनी की बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और पिछले कुछ सालों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, जिसको एक एपिडेमिक प्रपोर्शन में कह सकते हैं कि बढ़ती जा रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। किडनी में एक्चुअली लाखों छोटी छोटी एक तरह से कह सकते हैं छलनियाँ होती हैं, जिसमें जो खून छानती हैं और पेशाब बनाती हैं। उस पेशाब बनाने के ज़रिए किडनी एक तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करती है, जो बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट है वो नियंत्रित करती है, खून बनाने में हेल्प करती है, हड्डियों को मजबूती देने में हेल्प करती है। तो और जो बॉडी में नॉर्मली डे टू डे बेसिस पर जो गंदगी बन रही है उसे निकालने में हेल्प करती है। तो इस तरह से किडनी का एक बहुत ही अहम रोल हो जाता है बॉडी के डे टू डे फंक्शनिंग में। सबसे ज़रूरी ये समझना है कि किडनी की बीमारी कई बार शुरुआत में बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक, यानी बिल्कुल पेशेंट को कुछ महसूस नहीं कराती है। काफ़ी सारे केसेस में जब सिम्टम्स आते हैं तो वो इस तरह से हो सकते हैं, जैसे सूजन आ गया पेशेंट को, ब्लड प्रेशर बढ़ गया पेशेंट का, कई बार भूख ना लगना या हीमोग्लोबिन कम होना, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो जो पेशेंट्स एट रिस्क हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स सबसे कॉमनेस्ट कारण है किडनी की बीमारी होने की। तो जो पेशेंट्स एट रिस्क हैं, शुगर के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, उन्हें नियमित समय पर खून या पेशाब के टेस्ट जिससे हम किडनी की बीमारी को पकड़ सकते हैं वो नियमित समय पर कराने चाहिए। जैसे कि अगर चीज़ें ठीक भी चल रही हैं तो भी साल में एक बार करा लेना चाहिए। इससे हम किडनी की बीमारी को समय से पकड़ सकते हैं और समय से उसका कुछ इलाज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल के खराब होने से शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं और उनका ही रिजल्ट है जो कि किडनी पर बुरा प्रभाव डालता है। तो जैसे कि 1/3 शुगर के मरीजों में किडनी की बीमारी हो जाती है। तो जैसे जैसे शुगर का प्रपोर्शन बढ़ता जाता है पॉपुलेशन में, वैसे वैसे किडनी की बीमारी बढ़ती जाती है। तो एक तरह से लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर हैं वो किडनी की बीमारी को बढ़ाते हैं। 2-3 इश्यूज हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका अच्छा कंट्रोल रखें, क्योंकि जितना अच्छा शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होगा उतने ही चांस कम हो जाते हैं कि आपको किडनी की बीमारी की शुरुआत होगी। और अगर आपको किडनी की बीमारी शुरू हो गई है तो वो बढ़ेगी नहीं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। दूसरी बात, खान पीन का ध्यान देना, जैसे खाने में नमक कम रखना, डेली एक्सरसाइज करना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दर्द की दवाइयाँ। तो कॉमनली कई बार देखा गया है कि पेशेंट्स को, पर्टिकुलरली बुजुर्ग लोगों को, घुटनों में दर्द या कहीं पर बॉडी में दर्द हो रहा है और वो पेन किलर खाते रहते हैं बिना, क्योंकि वो ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं, तो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। तो इसमें कई बार क्या होता है कि अगर बहुत रेगुलर बेसिस पर वो पेन किलर खा रहे हैं तो उनकी किडनी में उसके बुरा प्रभाव पड़ जाता है। तो अगर आप इस तरह का कुछ भी, आपको बार बार पेन किलर की जरूरत पड़ रही है तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए कि किडनी पर असर तो नहीं पड़ रहा है। जो किडनी का फंक्शन है, हम उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं। उस टेस्ट के जरिए हम किडनी के फंक्शन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि किडनी कितना फंक्शन कर रही है। तो नॉर्मल इंसान में जैसे किडनी 100% फंक्शन कर रही है। किडनी जब खराब होना शुरू होती है तो शुरुआती तौर पर हमारे पास दवाइयाँ होती हैं जिससे कि हम जो फंक्शन जो वो नहीं कर पा रही चीज़ें, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल है या खून बढ़ाने का परेशानी हो रही है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बार किडनी 15 से 20% से भी कम काम करना शुरू हो जाती है तो बॉडी में गंदगी भरना शुरू हो जाती है, पेशेंट को भूख लगना कम हो जाती है, उल्टियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो उस केस में फिर दवाइयाँ काम करना एक तरह से कम कर देती हैं और हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। माने हमें एक आर्टिफिशियल तरीके से उस गंदगी को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डायलिसिस हो गया, या एक नया किडनी लगाने की बॉडी में ज़रूरत पड़ती है जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन रह जाते हैं जब किडनी 15 से 20% तक कम काम कर रही होती है। ट्रांसप्लांट हम तभी करते हैं जब किडनी का फंक्शन परमानेंटली खराब हो जाता है, जहां हमें ये लगता है कि अब ये बिल्कुल रिकवर नहीं करेगा। और डायलिसिस जब भी किडनी का फंक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हम टेम्परेली भी यूज़ कर सकते हैं या परमानेंटली भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है। तो जहां हम यहाँ उस पेशेंट की बात कर रहे हैं जहां पर किडनी
का फंक्शन परमानेंटली ख़राब हो गया, हमें ये उम्मीद नहीं है कि किडनी का फंक्शन अब बेहतर होगा, और हमने पेशेंट को एडवाइस किया है कि या तो आपको जीवन भर डायलिसिस पर रहना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो हमें ये समझना होगा कि जो डायलिसिस होती है वो एक आर्टिफिशियल तरीका है गंदगी निकालने का। वो करीब एक नॉर्मल किडनी के कंपैरिजन में 10 से 15% गंदगी निकाल देता है, उससे जीवन तो चलता रहता है, लेकिन वो एक लिमिटेड लाइफ दे पाता है। तो ज़्यादातर जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं वो कुछ ही साल निकाल पाते हैं डायलिसिस पर, उसके बाद उन्हें परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं और उनका एक जो लाइफ है या सर्वाइवल है वो लिमिटेड रह जाता है। ट्रांसप्लांट इसके मुकाबले, क्योंकि एक हम नया किडनी लगा रहे हैं जो कि डायलिसिस के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरह से गंदगी निकालती है और ज़्यादा गंदगी निकालती है, पेशेंट को एक ज़्यादा लंबा जीवन दे सकती है और ज़्यादा बेहतर जीवन दे सकती है। तो देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स ओवरऑल ऑन एन एवरेज कहीं ज़्यादा बेहतर हैं डायलिसिस के मुकाबले। ट्रांसप्लांट के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो जो इंडिया में जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो रेगुलेटेड होता है एक एक्ट के अंडर में, तो जिसको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट बोलते हैं, थोआ बोलते हैं। उसके तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास एक डोनर होना चाहिए जो कि किडनी दे सके। वो डोनर एक लिविंग डोनर हो सकता है जो कि परिवार का कोई सगा जना हो, या फिर एक कैडावर डोनर हो सकता है जो कि जैसे एक्सीडेंट केसेस होते हैं या ब्रेन डेड केसेस होते हैं उनमें से हम उनसे किडनी ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी तरह से डोनर और रिसिपिएंट के बीच में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जिसे कहते हैं किडनी बेचना या खरीदना, वो आपराधिक है हिंदुस्तान में और वर्ल्ड ओवर ये एक अपराधी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि स्वेच्छा से किडनी दी जा सकती है, कोई परिवार का सगा जाना स्वेच्छा से किडनी दे सकता है, लेकिन इसमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होता लॉ के अंडर में। जो डोनर होता है वो 18 से 60 साल का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो स्वेच्छा से किडनी देना चाह रहा है। उसे शुगर या कोई अपनी मेजर बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम 65 साल तक से भी किडनी इंसान से ले सकते हैं किडनी। देने वाले को जनरली कोई परेशानी नहीं आती है, उसकी कोई दवा नहीं चलती और उसे जनरली कोई परेशानियां किडनी देने की वजह से नहीं आती हैं। अब पेशेंट के लिए बहुत बड़ा फ़र्क है, जैसे मैंने कहा कि डायलिसिस के मुकाबले ट्रांसप्लांट से एक बेहतर और अच्छा और लंबा जीवन मिल सकता है। इसका एक ऑपरेशन होता है तो उसकी अपनी जटिलताएं हैं, लेकिन ओवरऑल उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। 99% से ज़्यादा सक्सेस रेट होती है किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो अगर हम एक बार के खर्चे की बात करें तो करीब 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में आ जाता है ऑन एन एवरेज। अगर हम डायलिसिस से कंपेयर करें तो ये लॉन्ग टर्म में सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि डायलिसिस में खर्चा लगातार चलता ही रहता है और सालों तक चलता रहता है जब तक डायलिसिस चलेगी। तो अगर हम कंपेयर करें डायलिसिस से तो इमीडिएट खर्चा तो ज़्यादा है क्योंकि तुरंत में एक ऑपरेशन है और उसका खर्चा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये खर्चा डायलिसिस के मुकाबले कम ही पड़ता है पेशेंट को। तो किडनी ट्रांसप्लांट से पहले हमें डोनर और रिसिपिएंट दोनों की जांचें करानी होती हैं। हमें देखना होता है कि डोनर हर तरीके से फिट है कि वो ये किडनी अपनी किडनी दे सके रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट की सारी टेस्टिंग होती है क्या कि वो फिट है कि वो ऑपरेशन झेल पाए। उन दोनों के स्पेशल टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि आपस में किडनी, जो डोनर की किडनी है वो पेशेंट के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, या पेशेंट की बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। इस पूरे प्रोसेस में करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त लग जाता है। मतलब जब आज अगर हमारे पास कोई डोनर और रिसिपिएंट आता है तो हमें 1 से 1.5 महीना लग जाता है, इससे पहले कि हम ट्रांसप्लांट, मतलब एक से 1.5 महीने के अंदर हम उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देखिए, डोनर का एक सर्जरी हम करते हैं, उनकी किडनी निकालते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, दूरबीन से होती है, बहुत ही सफल और अच्छी तरीके से आजकल सर्जरी के रिजल्ट्स हैं। तो ये मान के चलिए कि जो डोनर को रिस्क है वो ना के बराबर है। किसी भी सर्जरी में रिस्क को ज़ीरो नहीं किया जा सकता, लेकिन आजकल सर्जिकल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी हो गई है कि जो रिस्क है वो एक तरह से ना के बराबर हो जाता है। तो आफ्टर सर्जरी डोनर के कोई दवाइयाँ रूटीन में नहीं चलती। 5 से 7 दिन के अंदर जो भी घाव हैं वो भर जाते हैं। लॉन्ग टर्म में देखा ये गया है कि डोनर
की हेल्थ और एक अगर हम नॉर्मल पर्सन की हेल्थ को कंपेयर करें तो ये इसमें बड़ी बड़ी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें 10-10 हज़ार डोनर्स को कंपेयर किया गया है और देखा गया है कि डोनर्स को कोई परेशानी आती है नॉर्मल इंसान के मुकाबले, उसका चांस मतलब जैसे मैंने कहा कि ना के बराबर है कि वो इंक्रीज़ हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले, कि उसको कोई किडनी की बीमारी किडनी देने की वजह से हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए। ये एक मतलब ये मान के चलिए कि ना के बराबर चांस है कि कोई ऐसी परेशानी उसको आएगी, नियर टू जीरो। मैं जैसे कहा कि कुछ भी जीरो तो नहीं कह सकते बट एक बिल्कुल नियर टू जीरो रिस्क है कि उसको कोई परेशानी आती है। तो कोई बहुत स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है। कई बार डोनर्स जो हैं वो ये गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब तो हम बीमार हो गए, वो अपना काम वाम भी कम कर देते हैं, एक्सरसाइज करना भी कम कर देते हैं, कई बार उनका वज़न बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं कि वो इस डर की वजह से कि हम बीमार हो गए हैं तो वो ही सोचते हैं। बट ऐसा मेरे को नहीं लगता कि उन्हें सोचना चाहिए। आप एक पूरी तरह से डोनर एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसे कोई रेगुलर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती जस्ट बिकॉज उसने किडनी डोनेट करी है, इस वजह से उसे कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सकते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान को जनरली रिकमेंडेड होते हैं कि भाई तला कम खाएं, खाने में नमक कम करें, एक्सरसाइज करें, वही सारी चीज़ें डोनर को भी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो डोनेशन के बाद कोई स्पेशल प्रिकॉशंस या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे दर्द की दवाइयाँ वगैरह हैं, हम ये कहते हैं कि भाई उनको जनरली भी अवॉइड करना चाहिए, वही डोनर्स पे भी अप्लाई करता है कि ज़्यादा दर्द वगैरह की दवाइयाँ या कोई भी ऐसी दवाई जो कि किडनी पर नुकसान कर सकती है उन्हें जनरली अवॉइड करनी चाहिए। आजकल हम सिनर्जी प्लस अस्पताल में, ये आगरा का एकमात्र अस्पताल है जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होता है। यहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट शुरू किया है। ट्रांसप्लांट के लिए एक लाइसेंस अप्लाई करना होता है जो कि सरकार देती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन होती है, एक इंस्पेक्शन होता है और उसके बाद वो लाइसेंस दिया जाता है सरकार द्वारा। इसका ईयरली रिन्यूअल होता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म रखना पड़ता है जो ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, जिससे कि मतलब उनको उनकी नॉलेज में रहता है सारी चीज़ कि ये हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और जो भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो एक लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी जाती है इसके। तो वो ये सारा काम हॉस्पिटल करता है मरीज़ के बिहाफ पे। तो उनकी एक फ़ाइल प्रिपेयर होती है जिसमें उनका जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करते हैं, जेनेटिकली इस्टेब्लिश करते हैं HLA टाइपिंग के थ्रू कि भाई ये मरीज़ इसका और ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड है। उनकी सारी जांचें लगती हैं, कई सारे एफिडेविट्स होते हैं कि वो स्वेच्छा से किडनी डोनेट जो डोनर है वो किडनी डोनेट कर रहे हैं, कई सारे क्लियरेंसेस होते हैं। तो एक पूरी फाइल बनती है जिसके बाद एक कमेटी होती है जो इंडिपेंडेंट कमिटी जो कि मेडिकल टीम का पार्ट नहीं होती, वो उन दोनों को डोनर और रिसिपिएंट को इंटरव्यू करके ये इंश्योर करती है कि कोई भी एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है और डोनर खुद अपनी इच्छा से कोई बिना किसी दबाव के, कोई फैमिली प्रेशर के डोनेट कर रहा है। एक बार वो सब ओके होने के बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट में आगे बढ़ा जाता है। ब्लड प्रेशर शुगर की बात करें जो कि कॉमनेस्ट बीमारी है जिसकी वजह से किडनी खराब होगी और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखा ये गया है कि जो शुगर है उससे जो किडनी खराब होती है वो एटलीस्ट 10-15 साल ले लेती है शुगर का असर नई किडनी पे आने में। तो जनरली शुगर से वो नई किडनी खराब नहीं होती है। जहाँ तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल की बात करें तो ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल काफ़ी बेटर हो जाता है, उनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ काफ़ी कम हो जाती हैं। तो वो भी एक उससे भी कम चांस है कि नई किडनी पे उससे असर आएगा। तो ऐसे पेशेंट्स जनरली नहीं होते कि किसी की किडनी ब्लड प्रेशर और शुगर उनका कंट्रोल तो इम्पॉर्टेंट तब है ही, लेकिन प्रैक्टिकली उनके मतलब उनकी वजह से किडनी खराब हो जाए ऐसा चांस कम होता है। शुगर या ब्लड प्रेशर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर इन दोनों पैरामीटर्स को मेजर करें और इन दोनों का कंट्रोल प्रॉपर रखें। अगर आप दर्द की दवाइयाँ ले रहे हैं तो पहली चीज़ तो अवॉइड करना चाहिए रेगुलर दर्द की दवाई लेना। अगर आपको बहुत ज़रूरत पड़ रही है ले रहे हैं तो रेगुलर बीच बीच में किडनी के टेस्ट कराने चाहिए, क्यों किडनी पे असर तो नहीं पड़ रहा है। हेल्दी हैबिट्स शुरुआत से ही जीवन में लेनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने में जनरली परहेज जैसे नमक कम रखना चाहिए, ऑयली वगैरह कम लेना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह को बिल्कुल अवॉइड, किसी भी तरह का टोबैको अवॉइड करें। टोबैको यूज़ भी किडनी डिजीज़ को प्रीडिस्पोज करता है, तो किसी भी तरह का तंबाकू पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये अपने वज़न पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी हेल्दी हैबिट्स या हेल्दी लाइफस्टाइल है जिससे ओवरऑल किडनी की बीमारी का
प्रिवलेंस कम किया जा सकता है।